हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, जिसमें आपका 25 मार्क्स का जो है जीके जीएस का पोर्शन आएगा। और हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है लगातार जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं और जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है। और अर्थशास्त्र में आपको पता है कि जो हमारी चैनल पर जो सीरीज़ चलती है वो 5 से 7 मिनट की सीरीज़ चलती है, और सुपरफास्ट सीरीज़ या 5 मिनट की कक्षा के नाम से हमारी सीरीज़ चलती है, जिसमें हम 5 से 7 मिनट में जो है 40-50 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में UPSSC के द्वारा या किसी न किसी परीक्षा में हमसे मालूम करे गए हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अर्थशास्त्र का जनक, तो अर्थशास्त्र का जनक हम किसको कहते हैं? तो हम एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो हम विकासशील देश के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो वह है आपकी चीन की। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो पहला देश जो था वो था फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है वो होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभ था वो 1948 में हुआ था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन था वो 1868 में किया गया था और दादा भाई नौरोजी के द्वारा करा गया था। और दादा भाई नौरोजी को जो है हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो था 1949 में हुआ था, और जो समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश करी थी राष्ट्रीय आय समिति ने, तो वो 1951 में करी थी। गठन 1949 और रिपोर्ट जो पेश करी है वो 1951। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है वो BPSC में, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? तो वो है NNP, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है कृषि। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है भारत का वो है कृषि। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पादन, जिसको हम GDP बोलते हैं, तो उसका लेखा जोखा कौन करता है? तो वो करता है CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। और CSO का यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत में GDP सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है वो महाराष्ट्र। सबसे सारा GDP महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो वो आधार वर्ष है 11-12, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस ईयर। तो इस बेस ईयर के हिसाब से, यानी कि 2011-12 के हिसाब से जो है हम GDP को कैलकुलेट करते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो आपका कोलकाता में है। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था भारतीय सांख्यिकी का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और संस्थान जो है वो कोलकाता में है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि संस्थान जो है वो कोलकाता में है और हेडक्वार्टर जो है भारतीय सांख्यिकी का वो नई दिल्ली में है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, तो ये हमारे 3 सेक्टर होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, ज़्यादातर कृषि से रिलेटेड होते हैं ये। द्वितीयक में जो है आपका प्रोडक्शन आता है, जिसमें वन निर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति। और तृतीयक क्षेत्र जो है वो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार इसके अंतर्गत आता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो है कतर जो है वो अग्रणी देश है, और इससे पहले जो था वो जापान था, ठीक है। मगर राइट जो है वो इस टाइम जो है वो कतर है एट प्रेजेंट। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए, यानी कितनी कैलोरी होनी चाहिए?
तो ग्रामीण के लिए जो है वो 2400 कैलोरी होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी जो है उसके भोजन में होनी आवश्यक है। देश में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। और देखिए ये आंकड़े जो है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। इससे पहले झारखंड था, अब करंटली में जो है वो छत्तीसगढ़ आ गया है। तो ठीक है, तो इसको जो है आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है इसको। ठीक है, तो परीक्षा में आप इसको ज़रूर देख के जाएँ कौन किस टाइम क्या है। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं, तो वो तैयार करता है NSSO। NSSO द्वारा जो है भारतीय बेरोजगारी संबंधित आंकड़ों को तैयार किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, तो भारत में जो कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है वो है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। और वो इस तरह से बोलते हैं जैसे रबी की फसल है, तो रबी की फसल कब बोई जाती है? तो वो सभी जानते हैं कि वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? तो वो काटी जाती है मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो अब जो मार्च और अप्रैल यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है और मार्च अप्रैल में काटी जा रही है, तो इसके जो बीच का समय है वो तो खाली है ना। मगर क्या लगता है कि हमने तो भाई फसल बो रखी है अक्टूबर में और हम उसको मार्च अप्रैल में काटेंगे, मगर इसके जो बीच का समय है वो तो आप खाली रहें। ठीक है, तो वो अदृश्य है, वो अदृश्य बेरोजगारी है। ठीक है, आप उसको कंसिडर मत करिए कि बेरोजगारी है, हम बेरोजगार हैं, मगर आप जो है वो बेरोजगार है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी कहलाती है? तो वो कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी, और ये विकसित देशों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, वही अभी मैंने बताया था आपको कि मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसम है तो फसल बो रहे हैं, जब कटाई का मौसम आएगा तो हम उसको काटेंगे, इस बीच में हम खाली हैं। ठीक है, तो वो जो खाली वाला टाइम होता है वो क्या होता है? वो आपका बेरोजगारी होती है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, तो शहरी क्षेत्रों में जो है वो खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी पाई जाती है। वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो उसके केसी नियोगी जी थे, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल, तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे को जो होता है वो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर करे हैं। ठीक है, और इससे पहले भी हमने जो है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं, जिसका लिंक जो हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।